गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों आपकी मैथ्स की क्लास ऑफलाइन थी क्या? अच्छा सिर्फ अंशुमन लगा के आया एक्सक्लूसिव क्लास है। स्पेशल क्लास थी उसके लिए। नहीं तो कंबाइंड थी। मतलब सर आईपैड पे लिख रहे थे और अंशुमन बस सुन रहा था सर को, ऐसा अंशुमन? ठीक है। और तुम मतलब सर के आईपैड में ही देख रहे थे? स- अच्छा मतलब फिर तो फ्लॉप शो हो गया तुम्हारा है। या ठीक था। अच्छा चलो। हाँ बस होमवर्क करना पड़ा होगा, सही कह रहे हो। दूसरे में तो चल जाता है काम। अच्छा सर ने जल्दी खत्म कर दी और मैंने लेट कर दी है। वो ना मेरा दूसरे टॉपिक बैच में वो टॉपिक बस बिल्कुल एंडिंग पे था, तो मैंने कहा वो खत्म कर दूं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगा के। हाँ बच्चों इसमें बताओ एक्सरसाइज 0 ई पार्ट डन। हो गया बच्चों ई पार्ट पूरा? अच्छा डी भी तो, क्या डी करना था ई करना था? अच्छा वैसे मैंने तो कहा था आप दोनों ही कर लेना, मतलब कि जो भी कर सकते हो ना। या अभी ई नहीं किया? अच्छा ठीक है। डी में कह रहे हो, आपकी कोई डाउट नहीं है राइट? एक्सरसाइज 1 डी का 8th क्वेश्चन बच्चों।
इसका आंसर बच्चों ए आएगा या सी आएगा? पास्कल्स लॉ है ना, ए ही आएगा। वो तो आप जितना एक तरफ से बढ़ेगा उतना हर तरफ से ही बढ़ेगा। और बच्चों? डन। ओके बच्चों, ये एक बार एक्सरसाइज 0 डी पार्ट, सॉरी ई पार्ट, डू क्वेश्चन नंबर 6। वैसे क्वेश्चंस किए होंगे आपने जूनियर क्लासेस में भी प्रोबेबली। एक बार करो, आप जैसे भी कर सकते हो, फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे कि क्या बेस्ट तरीका है।
बच्चों ये तो समझ गए होगे आपकी, जैसे जो 11.3 लिखा है वो एक तरह से क्या है, दैट इज द अपरेंट वेट, राइट? ऑलराइट, देखो बच्चों ये कैसे होना चाहिए तो आप बच्चों इसमें क्या करोगे, आप ऐसे मान लोगे कि जैसे ये जो भी आपका पीस है, मान लो इसमें एक पार्ट कॉपर हो गया, दूसरा पार्ट जिंक हो गया। ठीक है, आप दोनों के वॉल्यूम्स V1 एंड V2 मान लो। अब आपकी क्या कंडीशन बनेगी, एक तो 12.9 ग्राम्स है, तो वो क्या बन गया, 8.9 इंटू V1 प्लस 7.1 इंटू V2 शुड बी इक्वल टू 12.9, राइट, जो उसका मास है। दूसरा, हम देख सकते हैं मास कितने से कम हुआ, 1.6 ग्राम से। वो क्यों कम हुआ होगा, अगर उतनी अपथ्रस्ट होएगी तो व्हाट विल बी से, अपथ्रस्ट कितनी होएगी, रो, वो किसका, 1 वाटर का इंटू V1 प्लस V2, दिस शुड बी इक्वल टू 1.6। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, उससे V1 V2 निकल आएगा, उससे आप मासेस निकाल सकते हो। एनी डाउट बच्चों, प्लीज आस्क। हाँ ऑफ कोर्स, आप V1 V2 की जगह M1 M2 अज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। रादर वो करना भी चाहिए, क्योंकि जो अननोन है उसी को सीधा अज्यूम करना इज ऑलवेज बेनिफिशियल। ठीक है ना। तो वजह आपने एक्सरसाइज 3A के किए हैं क्या, बोयंसी वाले क्वेश्चंस?
नो. व्हाट अबाउट डी पार्ट किया है 3A का? चलो डी पार्ट में बताओ बच्चों, अगर कोई डाउट्स है. ई नहीं करते, डी तो बता सकते हो. फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, कैसे कर सकते हैं हम. देखो जो क्या होता है इनमें कि किसी एक पॉइंट से हम शुरू करते हैं. ठीक है. तो देखो, अगर मैं लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट करूं, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे नीचे जो प्रेशर है दैट इज PATM दिया हुआ है. तो कैन आई राइट प्रेशर ऑफ पॉइंट ए लेफ्ट मोस्ट पॉइंट के हिसाब से इक्वल टू P0 माइनस ρ1 GL साइन थीटा. दो बच्चों. है ना. बाय सेम लॉजिक आई कैन राइट pressure of point B as PA plus ρ3 GL sin theta, which should also be equal to, अगर मैं राइट हैंड साइड से देखूं, P0 plus ρ2GH. हाँ. तो बच्चों मुझे पता नहीं किसके टर्म्स में दिया हुआ है, बट ये इक्वेशन से बन जाएगा आंसर. ठीक है बच्चों. क्या बच्चों हम यहाँ पे ये कह सकते थे कि भाई प्रेशर ऑफ बी P0 है क्योंकि वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है लेफ्ट साइड से. नहीं, डिफरेंट फ्लूइड्स हो गए, है ना, ये ध्यान रखना. आगे बच्चों. बस 12th हो गया था बच्चों, वैसे तो क्वेश्चन में ही हिंट दे दिया है ना.
बचा एक ये 18th क्वेश्चन करना अभी। इसका हो गया, मुझे रिप्लाई करते जाना कि हो गया कि नहीं। हाँ भाई, और किसी का हुआ?
हाँ बच्चों, हो जाना चाहिए अभी तक। ओके गुड, जिसका हो गया, बाकी ट्राई करना, फिर करेंगे डिस्कस। अच्छा, एक अपना जो पिछला बचा हुआ था शायद, है ना, क्वेश्चन एक, ये वाला। बच्चों इसको कैसे करोगे आप? सी, अगर हम फिगर को इस तरह देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता, बिकॉज ये अलग अलग सी फोर्सेस लग रही हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक सुपरपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, सच दैट कि भाई फाइनली तो सिचुएशन वही बने जो लेफ्ट साइड पे है, बट हमारे को इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस भी मिल जाएं। वो कैसे होगा? देखो, अगर मैं इस पे दिखाऊं 5t, 5t ऐसे, अगली बॉडी पे दिखाऊं 2t और 2t इस तरीके से, और जो तीसरी बॉडी है उस पे मैं दिखाऊं 1t एंड 1t लाइक दिस। अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या सिचुएशन बिल्कुल वही बन जाएगी जो पहले गिवन थी? अगर हम तीनों बॉडीज को जोड़ दें आपस में बच्चों, है ना, तो बस अब ये आपके पास तीनों पार्ट्स की फोर्सेस आ गई, उससे बस इसको सॉल्व कर लो। इसके आंसर्स ठीक दिए हुए हैं बच्चों? बोलो भाई, आंसर्स ठीक दिए हुए हैं इसके? सी, वी आर नॉट गिवन की बॉडी इज एट रेस्ट, बट वो हमें फिगर से तो पता ही है ना कि नेट फोर्स ऑन बॉडी इज 0। हाँ जी बच्चों, आया समझ? ओके। तो बच्चों, वैसे तो आपको पता है, बट हम एक एक पॉइंट लिख लेते हैं कि एपरेंट वेट क्या बन जाएगा? जो एक्चुअल वेट है माइनस बॉइंट फोर्स।
राइट। ओके, और बच्चों ये buoyant force is also known as upthrust. क्या? ओके, तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट ऑफ आइडियल फ्लूइड्स एट रेस्ट। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज आइडियल फ्लूइड्स इन मोशन। तो बच्चों जब फ्लूइड्स मोशन में होते हैं तो हम बच्चों फ्लूइड्स की मोशंस को डिफरेंट कैटेगरीज में पुट करते हैं बच्चों। वन सच कैटेगरी इज नोन एज स्ट्रीमलाइंड फ्लो। ठीक है, अब बच्चों एक बार ध्यान से समझते हैं कि स्ट्रीमलाइंड फ्लो का क्या मतलब होता है। आपने बच्चों कभी कीड़ियों को मूव करते हुए देखा है? जैसे मान लो कोई जगह है, उधर इन बिटवीन कोई ऑब्स्टिकल भी है फर्श पे, तो कीड़ियां जो हैं वो बिल्कुल अपना पाथ कुछ इस तरीके से बना के मूव करती जाएंगी, राइट। इन अदर वर्ड्स, हर कीड़ी क्या कर रही है? वो सिंपली अपने से आगे वाली कीड़ी के पाथ को कॉपी कर रही है, इजंट इट? हर कीड़ी को ये नहीं करना पड़ रहा कि वो सारे अपने सराउंडिंग्स को देखे और रास्ता देखे और सब कुछ उसके अकॉर्डिंग पाथ बनाए। हर कीड़ी तो सीधा सीधा अपने से आगे वाली कीड़ी के अकॉर्डिंग चलती जा रही है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो ऐसे में हम अगर किसी भी एक कीड़ी के पाथ को स्टडी कर लें तो हमारा काम बन जाता है, राइट। तो मैं कोई बच्चों ये नहीं कह रहा कि शुरू से ही ऐसा हो गया होगा। हो सकता है जब कीड़ियों ने मूव करना शुरू किया कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा, राइट। मतलब आप मतलब डोंट थिंक कि जो सबसे पहले वाली कीड़ी है उसको तो देखना ही पड़ेगा एंड ऑल दैट। हम ये बात कर रहे हैं कि वो मूव कर रही थी बड़ी देर से और थोड़ी देर बाद हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है।
तो बच्चों ऐसी मोशन का हमें फायदा क्या है? कि हमें सिर्फ एक कीड़ी के पाथ को स्टडी करना है, बाकी सारी कीड़ियों का पाथ तो बिल्कुल एज इट इज ही है। करेक्ट। अब बच्चों जैसे मान लो जहां कीड़ियां मूव कर रही हैं वहां पे आप जाके कोई पंगे ले आओ, कोई स्प्रे कर दो या कुछ वहां पे हिलाया हो या कुछ झाड़ू मार दो, तो क्या होगा? तो सारी कीड़ियां रैंडमली मूव करना शुरू कर देती हैं इधर उधर। राइट। वो होता है स्ट्रीमलाइंड का ऑपोजिट बच्चों, जिसको हम कहते हैं टर्बुलेंट। ठीक है। तो बिल्कुल यही बच्चों हम कंसेप्ट लगा देते हैं फ्लूइड के मोशन पे। तो हम फ्लूइड के मोशन को स्ट्रीमलाइंड तब कहते हैं कि इन स्ट्रीमलाइंड फ्लो every fluid particle follows the path of preceding particle। ठीक है। तो किसी भी एक पार्टिकल के पाथ को बच्चों हम कहते हैं एज अ स्ट्रीमलाइन। बच्चों क्या दो स्ट्रीमलाइंस आपस में कट कर सकती हैं? नो। वाई? बेसिकली क्या हो जाएगा अगर आप सोचो कि दो स्ट्रीमलाइंस ने ऐसे कट कर दिया, फिर तो बच्चों जो पार्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आएगा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि किधर को जाऊं। राइट। तो two streamlines can never intersect each other because then there will be two possible paths at point of
इंटरसेक्शन। ठीक है, अब स्ट्रीमलाइन फ्लो का बच्चों उल्टा होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में बच्चों क्या होता है कि पार्टिकल्स मूव रैंडमली। तो टर्बुलेंट फ्लो को स्टडी करना कंपैरेटिवली टफ है, क्योंकि यहाँ पे सारे पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते थे कि एक पार्टिकल को स्टडी कर लो, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों कौन सा फ्लो स्ट्रीमलाइंड होगा, कौन सा फ्लो टर्बुलेंट होगा, वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि लिक्विड कौन सा है, लिक्विड किस तरीके से मूव कर रहा है, मतलब लिक्विड पाइप के अंदर मूव कर रहा है या कहीं से गिर रहा है, एंड ऑल दैट। मतलब उसमें काफी सारे मतलब टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वो थोड़ा सा मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कैसे पता चलता है। मतलब बेसिकली उसमें जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं वो अभी हमें पता नहीं है। तो जैसे बच्चों आपने कई बार सुना होगा, हम कहते हैं कि भाई जो कार्स हैं या व्हीकल्स हैं कि वो हम उनको स्ट्रीमलाइंड बनाते हैं। जैसे हम यह कहते हैं कि फिश के लिए हम कहते हैं कि फिश स्ट्रीमलाइंड बॉडी है। तो उन सब का क्या मतलब होता है? एरोप्लेन हो गया, जैसे एरोप्लेन में तो हम टर्म यूज भी करते हैं, आपने सुना होगा कई बार कि हाँ, जैसे जब वो खड़खड़ खड़ होनी शुरू हो जाती है या कुछ है तो हम कहते नहीं कि हाँ भाई टर्बुलेंस है। तो मतलब उसका मीनिंग क्या है? मतलब जब हम कहते हैं कि फ्लो इज स्ट्रीमलाइंड या एरोप्लेन की बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, उसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? मतलब मूव तो एरोप्लेन कर रहा है, तो हम अब किसके स्ट्रीमलाइन की बात कर रहे हैं बच्चों? तो बेसिकली रिलेटिव मोशन लगाओ। एरोप्लेन एयर के अंदर मूव कर रहा है इज एज गुड एज सेइंग कि आप मान लो कि एरोप्लेन रेस्ट पे है एंड एयर पार्टिकल्स उसके अक्रॉस मूव कर रहे हैं, राइट? तो हम ये चाहेंगे कि जब एयर पार्टिकल्स एरोप्लेन के अक्रॉस मूव करें तो उनकी स्ट्रीमलाइंड मोशन ही रहे, कुछ ऐसा ना हो जाए कि एयर पार्टिकल्स की मोशन जो है वो टर्बुलेंट हो जाए। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज, मतलब यू नॉट रिक्वायर्ड टू नो बट वैसे बता रहा हूं आपको कि अगर वो मोशन टर्बुलेंट हो जाती है तो उस केस में जो एयर ड्रैग है या जो एयर रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है बॉडी पे। ठीक है बच्चों, तो प्रेजेंटली हम जो पढ़ेंगे हम सारा कुछ स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कंटिन्यूटी इक्वेशन।
तो बच्चों मान लो ये एक पाइप का कुछ पोर्शन है बच्चों। इस पोर्शन के अंदर लिक्विड ऐसे एक एंड से एंटर कर रहा है, विद वेलोसिटी v1, और इसका यहाँ एरिया है a1। दूसरे एंड पे बच्चों मान लो एरिया है a2, और यहाँ लिक्विड v2 वेलोसिटी से निकल रहा है बाहर। ठीक है, मान लो बच्चों ये इंस्टेंट है t इक्वल टू 0, ब्लू वाला जो मैंने दिखाया है। अब बच्चों कुछ टाइम डेल्टा टी में ये जो ब्लू वाली लेयर है वो कुछ आगे मूव कर जाएगी। कितना आगे मूव कर जाएगी बच्चों? this length will be v1 delta t। सिमिलरली इधर से जो निकलेगा बच्चों ये हो गया v2 डेल्टा टी। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग? हाँ मतलब दिस इज अ स्मॉल टाइम, इसको dt भी लिख सकते थे हम, दैट इज अ स्मॉल टाइम। तो बच्चों ये छोटे ये जो भी टाइम है डेल्टा टी, इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटर कर रहा है पाइप के अंदर? आपको पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया बताया हुआ है। तो बच्चों ये इमेजिन कर रहे हो ये रेड कलर की एक तरह से डिस्क सी बन जाएगी ना, डिस्क कह लो या सिलेंडर कह लो, पतला सा, जिसका एरिया हो गया a1 और जिसकी हाइट हो गई v1 डेल्टा टी। तो ये वॉल्यूम क्या हो गया? a1 v1 डेल्टा टी। राइट बच्चों? यार है समझ? तो सिमिलरली बच्चों व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एग्जिटिंग?
A2B2 डेल्टा टी। अब बच्चों पाइप के अंदर जो लिक्विड का वॉल्यूम आ सकता है वो तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, वो तो चेंज नहीं कर सकती, राइट? जो भी मैंने पोर्शन बनाया है उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड ही रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि लिक्विड का जितना वॉल्यूम एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम एग्जिट भी करना चाहिए, राइट? तो इससे हमारे पास क्या आ गया कि A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी। So we get A1 V1 is equal to A2 V2, राइट? तो हम ये कहते हैं कि किसी भी फ्लो के लिए एरिया इंटू वेलोसिटी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहती है, और इसको हम कहते हैं एज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, राइट? अगर हम इस क्वांटिटी के यूनिट्स देखें, अब देखो ये क्या बन रहे हैं, दिस इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये क्वांटिटी हमें बताती है कि एक क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा। ठीक है बच्चों, इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट की जो आप अपने आसपास सोच पाओ? जैसे बच्चों सिंपल जो पिचकारी होती है, पिचकारी में क्या होता है, जो उसके आगे बिल्कुल नोजल होती है उसका एरिया बहुत छोटा सा होता है, इसलिए उससे जो पानी निकलता है वो बहुत स्पीड से निकलता है, राइट? सिमिलरली बच्चों जैसे पानी की पाइप होती है, उस पानी की पाइप को अगर आप आगे से दबाते हो तो पानी ज्यादा स्पीड से निकलना शुरू हो जाता है, तो वो इसीलिए है क्योंकि आप एरिया कम कर रहे हो। अच्छा बच्चों, अगर मैं इस टाइप की सिचुएशन बनाऊं यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा बताओ मुझे? यस राइट, हमें तो फंडामेंटली याद रखना है कि जो वॉल्यूम एंटर कर रहा है वो एग्जिट कर रहा है। तो क्या बन जाएगा इस केस में कि
A1 V1 is equal to A2 V2 प्लस A3 V3। ये बच्चों बिल्कुल वैसे है जैसे करंट का नहीं कर रहे होते हम किसी जंक्शन पे, कि कितना करंट एंटर कर रहा है उतना एग्जिट करेगा, तो वो है वेरी सिंपल। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ सकता। तो बच्चों जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम पढ़ते हैं ना कि मतलब जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई मोमेंटम कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन है। ऐसे ही फ्लूइड्स के लिए भी, मूविंग फ्लूइड्स के लिए एक तरह से दो ही टर्म्स होती हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ कह लो मोमेंटम कंजर्वेशन जैसा है। वहां M1 V1 होता है, यहाँ अलग है, मतलब कुछ वैसा है ये कह लो। और मतलब अब हम जो दूसरी कंडीशन करेंगे वो जो एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो इसको बच्चों हम कहते हैं एज बर्नौलीज थ्योरम। तो दिस इज अ थ्योरम नॉट एनी लॉ, बिकॉज ये है क्या, ये सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन ही है, बस हम उसको फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल पिछली बार वाला ही फिगर है, ठीक है। हम बस इसमें कुछ टर्म्स और एक्स्ट्रा शो करेंगे। तो बच्चों जब ये लिक्विड का पैकेट एंटर कर रहा होगा, ठीक है, बेसिकली क्या है, एक तरह से मान लो एक रेड पैकेट है जो इधर लेफ्ट से एंटर कर रहा था, राइट से एग्जिट कर रहा है। मैं बच्चों इस फॉर क्लैरिटी मैं इस पैकेट की अलग अलग पोजीशंस बनाता हूँ। मुझे पोजीशंस वैसे जुड़ी हुई हैं, मतलब मैं सिर्फ इनको अभी फॉर कन्वीनियंस दूर दूर दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से बाहर निकल रहा है फ्लूइड का पैकेट। तो बच्चों ये जो फ्लूइड का पैकेट होगा इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। तो उसको हम चाहे A1 V1 डेल्टा टी कह दें, चाहे A2 V2 डेल्टा टी कह दें, है ना। इसको मैं कुछ V से डिनोट कर देता हूँ वॉल्यूम को। ठीक है जी। अब बच्चों ये जो फर्स्ट वाली पोजीशन है बच्चों, ये है जब वो जस्ट एंटर कर रहा है, आखिरी है एग्जिट करते हुए की। जब ये पैकेट एंटर कर रहा है बच्चों,
तब बच्चों इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है पीछे से, वो हो गई P1 इंटू ए। ठीक है, और जब ये एग्जिट कर रहा है तो उस पे बाहर से फोर्स लग रही है, बाहर से मतलब जो भी इसके राइट साइड वाला पैकेट होगा उससे जो फोर्स लग रही है दैट इज P2A2। ठीक है बच्चों, तो मतलब लेट्स कीप इन माइंड, मैं एनर्जी कंजर्वेशन की कंडीशन बनाना चाहता हूँ। तो बच्चों बाय द टाइम ये फ्लूइड पैकेट पूरा एंटर कर जाएगा, उसके ऊपर कितना वर्क होगा? मतलब व्हाट शुड बी द वर्क डन while entering? अच्छा एक बच्चों मुझे पोटेंशियल एनर्जी भी दिखानी पड़ेगी, बिकॉज हम एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए हम एक रेफरेंस लेवल मानते हुए उधर से हाइट्स दिखा देते हैं। H1 H2। हाँ जी, तो बताओ बच्चों ये वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? कैन आई से कि दिस विल बी प्रेशर इनटू एरिया बन गई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई V1 डेल्टा टी। व्हाट इज द वर्क डन while exiting? Similarly, work done while exiting will be minus P2A2 V2 delta T। तो अब बच्चों ये जो वर्क डन है, हमें पता है कि हम कहते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी। तो ये बन गया P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब डेल्टा के ई क्या होगा? हाफ इसका डेंसिटी रो मान के वॉल्यूम V, ये हो गया डेल्टा के ई, और
डेल्टा पी क्या हो गया, mgh रो v g h2 माइनस h1। बच्चों इस स्टेप में कोई भी डाउट प्लीज आस्क, एक डाउट आना चाहिए आइडली। नहीं हमें नहीं पता ये कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, कोई बात नहीं, हमने तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया इसीलिए। हाँ बच्चों कोई डाउट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी है, फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर। मास को लिख दिया एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और बताओ बच्चों। वर्क डन क्या किया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सोचो बच्चों डाउट आना चाहिए यार। सब ठीक लग रहा है इस डेरिवेशन में, कोई चक्कर नहीं है। अंशुमन इन दोनों बातों में क्या फर्क है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेट वर्क डन है, यस। नहीं बच्चों हम एनर्जी कंजर्वेशन, पहले तो ये बताओ, ये बेसिकली मैंने
किन दो पॉइंट्स के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाई है, पहले तो ये क्लियर करें, है ना, सबसे पहले। दिस इज ऑफ कोर्स एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट्स 1 and 2। तभी तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज में 1 और 2 की लिखी है। आप कोई डाउट आ रहा है? चलो, नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम सब। सोचना, इसको रिवाइज करना आना चाहिए एक डाउट। तो बच्चों, अब क्या होगा कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो टर्म्स हैं, A1 V1 डेल्टा टी, A2 V2 डेल्टा टी और वॉल्यूम, ये तो कट गई। नहीं, देर इज नो फ्रिक्शन, उसका कोई चक्कर नहीं है, हम आइडियल फ्लूइड्स ही पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, यस, डाउट ये आना चाहिए था। आई थिंक अब आप में से कुछ लोग उस तरफ जा रहे हो। मैं 1 से 2 एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ कि एक फ्लूइड पैकेट पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक मूव किया, एंड मैं उसके ऊपर एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ। तो ये बीच वाली ड्यूरेशन का वर्क डन कहाँ गया? मैंने तो बिल्कुल स्टार्टिंग और एंडिंग का वर्क डन लिख दिया, बीच का तो कुछ लिखा ही नहीं। तो ये आपने सोचना है कि ये कहाँ गया बीच वाला वर्क डन। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, सोचना जरूर, चाहे लिख के देखना। इसीलिए मैंने ये आ, तो अब बच्चों, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो व्हाट डू वी गेट?
तो दिस इज नोन एज बच्चों बर्नौलीज थ्योरम। ये थ्योरम क्या कह रही है कि किसी भी एक मूविंग फ्लूइड के अंदर, मतलब वही आइडियल फ्लूइड, कि किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर का सम इज इक्वल टू किसी दूसरे पॉइंट पे प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर का सम। तो बेसिकली दिस इज मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो इसकी वजह एप्लीकेशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो अभी, मतलब सिर्फ एक्सरसाइज 0 के ट्राई करना प्रेजेंटली, जो अगला पार्ट है। और जो वो पिछले बचे हुए हैं बर्नौली वाले, सॉरी ब्योएंसी वाले, आर्किमिडीज वाले, वो भी कर लेना। ठीक है जी, चलो। तो मैं कोई खास काम नहीं दे रहा हूँ आपको हॉलीडेज में। एंजॉय, हैप्पी दिवाली। हाँ यार, टीचर्स की परफॉर्मेंस पड़ी है, उसका तो कुछ सोचा ही नहीं किसी ने अभी तक। धीरज सर को पकड़ो। अच्छा, केमिस्ट्री में मिल गया बहुत सारा होमवर्क। चलो कोई नहीं, एंजॉय करो। ठीक है बच्चों, ओके, बाय। मैं साथ हूँ तुम्हारे दुख में। नहीं, मंडे नहीं है क्लास आपकी। मंडे तो छुट्टी है ना, 16 तक छुट्टियां हैं। ट्यूसडे को आएगी फिर। अच्छा, मैथ्स की है। चलो यार, बहुत। मेरी सांत्वना है आपके साथ, नॉन मेड। सर को बोलूं वो ऑफलाइन ही कर दें क्लास। अच्छा नहीं, ऑफलाइन तो नहीं होगी मेरे ख्याल। सर को कहता हूँ कैमरास ऑन रखवाएं तुम्हारे, और पता चले सब सो रहे हो।
सही है, करो भाई, केमिस्ट्री पढ़ो अच्छे से। चलो मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो साथ हूँ तुम्हारे यार। चलो ओके बच्चों, बाय।